हाँ जी बेटे, आज हम यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं प्लस 2 के सिलेबस का। और यूनिट 7 है बेटे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ऑलरेडी हम एक बात कर चुके हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर की है, पार्टिकल भी एज वेल एज वेव भी। इस चैप्टर में भी हम लाइट के साथ साथ रेडिएशंस जो हैं सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हम बात करेंगे, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज की हम बात करते हैं। तो ये सभी इन सभी के ड्यूअल नेचर की बात करेंगे और साथ ही में हम बात करेंगे मैटर के ड्यूअल नेचर की। तो ये इसकी जानकारी हमें साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने दी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप सबके सामने ये सभी कंसेप्ट आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है और मॉडर्न फिजिक्स का कंटेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फिजिक्स है बेटे, एक विंडो ओपन करो। फिजिक्स कई सारे ब्रांचेज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी ब्रांचेज की हमने बात करी, जैसे हमने 11th क्लास में मैकेनिक्स को स्टडी किया, थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया। सिमिलरली जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस की हम बात करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने प्लस 2 क्लास का जो सिलेबस स्टडी किया उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम बात कर सकते हैं। और सिमिलरली अब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी स्पेशली ये चैप्टर जो है ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या है कि 11th और 12th क्लास का सिलेबस फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस से लिया गया है। जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स जरूरी हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। ये तो हमें पता है कि सभी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं और सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये सबसे बेसिक बात है, हाँ या ना? अब मेटल्स की जब हम बात करते हैं, मैंने जहाँ तक मुझे याद है शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाते हुए आप बच्चों को या करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स का डिस्कशन ऑलरेडी हमने करा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एनर्जी लेवल की बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटे? कंडक्शन बैंड में। तो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है और ये इन दोनों के बीच में गैप है जिसे हम बैंड गैप एनर्जी या बैंड गैप कह सकते हैं। तो हमें पता है कि ज्यादातर जो सब्सटेंस हैं, जो मटेरियल हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं बेटे? वैलेंस बैंड में होते हैं। कहाँ होते हैं? अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए हेल्पफुल नहीं है। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के लिए? वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में हो। कहाँ पर हो? लेकिन ज्यादातर मटेरियल्स में होता कहाँ पर है? वैलेंस बैंड में। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें कम से कम बैंड गैप के बराबर एनर्जी देनी पड़ती है ताकि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। और जो कंडक्शन बैंड में आ जाता है उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि वो मेटल की सरफेस को छोड़ने के लिए फ्री है, वो सिर्फ फ्री है उसके अंदर मूवमेंट के लिए, उसके अंदर मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो अब ये जो हमने बैंड गैप की बात की, ये बैंड गैप अलग अलग मटेरियल्स के केस में अलग अलग होता है। जैसे इंसुलेटर्स के केस में ये बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर्स के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। लेकिन मेटल्स के केस में ये बैंड गैप हम ये नेगेटिव बैंड गैप कह सकते हैं। नेगेटिव बैंड गैप का क्या मतलब है बेटे? नेगेटिव बैंड गैप का मतलब है ओवरलैपिंग। नेगेटिव बैंड गैप का क्या मतलब है? ओवरलैपिंग। यानी यहां मैं ये कहूं कि ये जो लेवल इसे शो कर देते हैं, चलिए लेवल 1 2 3 4, तो लेवल 3 जो है वो अगर लेवल 2 से नीचे आ जाए, सपोज करते हैं ये 3 है और ये 2 है और ये 4 लाइक दिस, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास हो गया वैलेंस बैंड और ये हमारे पास हो गया कंडक्शन बैंड। और आप देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड है। कहने का मतलब कोई एनर्जी नहीं चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। इट मींस ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे कैन मूव इन द स्पेस अवेलेबल फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्लियर होगी बात क्या? तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। किसके केस में? मेटल्स के केस में। किसके केस में? मेटल्स के केस में। इसलिए ये सारी फ्री हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं बेटे? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर बता देता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि दे आर फ्री
टू एमिट फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से एमिट होने के लिए फ्री नहीं है, दे आर ओनली फ्री टू मूव इन द वैकेंसीज अवेलेबल, जहां जहां पर जगह पड़ी हुई है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं भी घूम रहा है। मान लीजिए जो भी हमारे पास मेटल है उसके अंदर जिस भी टाइप की बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के अंदर जहां जहां उसके लिए साइट्स अवेलेबल है उसके अंदर वो घूमता रहेगा। इस टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जब हम उसे टच करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता? करंट इसलिए नहीं लगता बिकॉज दे आर मूविंग इन रैंडम मोशन, दे आर इन जिगजैग मोशन। उनका कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट का। क्लियर हुई बात क्या? तो ये बात होगी बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन की। इतनी बात समझ आई? तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। हाँ जी बेटे, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन जो है इसे हम फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? फाई नोट। तो वर्क फंक्शन है क्या? अब इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन रहते हैं बेटे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। क्लियर होगी बात क्या? ठीक है जी। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, इन इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, तो इसे निकालने के लिए ये न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है ना कुछ एनर्जी से, तो इसका मतलब इसे निकालने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा बेटे? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस में से निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटे? तो वर्क फंक्शन एनर्जी होता है और ये रिप्रेजेंट करता है कि कम से कम कितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दें कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए। और हमें बाहर क्यों निकालना है वो अलग बात है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए, उससे हम कुछ करंट फ्लो करवाना चाहते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट में उसे काम लेना चाहते हैं, दैट इज अनदर मैटर। पर हमें हमारा टारगेट क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? और वो एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट के बराबर होती है। ऐसे मान लो सपोज करो कि बिना किसी एनर्जी के अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के मेटल सरफेस को जाने लग जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास स्पेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन का कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्लियर हुई बात क्या? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन यहाँ वैसे फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, उसे न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर लेकर जाना है, फ्री करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बेटे कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है और इसके अंदर ये मैंने कोई एक इलेक्ट्रॉन दिखाया। इसके ऊपर जब लाइट गिराएं, हम क्या गिराएं? लाइट या कोई भी प्रकार से हम इसको एनर्जी दें और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, तो कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी? दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो हम बोलेंगे इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for an electron to emit from metal surface। मेटल सरफेस से इसे बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटे? वर्क फंक्शन बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी बेटे, वर्क फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है किसी बच्चे को? सिंपल बात है कि कम से कम कितनी एनर्जी दें कि एक मेटल सरफेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। क्लियर होगी ये बात? तो इसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब जो वर्क फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हम सीजीएम की बात करें तो सीजीएम मेटल के लिए वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सीजीएम मेटल को दें, लाइट एनर्जी दें या किसी और तरीके से दें, तो फिर सीजीएम मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुई बात क्या? लेकिन अभी हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? मुझे उम्मीद है मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से शो करते हैं बेटे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट। तो ये तो है बेटे चार्ज, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वर्क या एनर्जी के बराबर होता है। पहले ही पढ़ चुके हो आप? हाँ जी। इसका मतलब ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। दूसरी बात, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट करें, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमने कोई कंडक्टर लिया और इसके ऊपर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं 1 वोल्ट का। कितना?
तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, इतनी बात बताओ मुझे, हाँ या ना। पॉजिटिव टर्मिनल उसे अपनी तरफ खींच रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होगा कि नहीं होगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटे, 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम। 1 e की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट, तो ये हो गया बेटे 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम इनटू वोल्ट जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं बेटे, 1.6 × 10 टू पावर -19 जूल। बोलो यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ये वैल्यू आप बच्चों को याद रहेगी, उसे याद रखना ही है, क्लियर। दूसरी, कई बार बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है तो बच्चे जूल की जगह कूलम लिख देते हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है ना एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखने की 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम, तो बच्चों को ये वैल्यू तो याद रह जाती है, लेकिन दिमाग में से ये निकाल देते हैं कि वो एनर्जी लिख रहे हैं और उसकी जगह क्या लिख देते हैं, कूलम। ये गलती नहीं करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस मच ऑफ जूल, याद रहेगा। yes, देखो बेटे, अभी हम वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की टेबल ली गई है, एनसीईआरटी ई बुक से अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन शो किया हुआ है। तो आप देखिए सीजीएम के लिए वर्क फंक्शन कितना है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सब की यूनिट किस में है बेटे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पोटेशियम के लिए कितना है, 2.30। सोडियम के लिए कितना है, इसी प्रकार आप अलग अलग के लिए देख सकते हैं, लेड के लिए एल्यूमिनियम, मरकरी, कॉपर, जो भी आपने देखना है, सिल्वर, गोल्ड वगैरह। प्लेटिनम का कितना है, 5.65। तो अब आप यहां से ये देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट वर्क फंक्शन है वो किसके लिए बेटे, प्लेटिनम के लिए। प्लेटिनम सरफेस में से अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मिनिमम यानी कम से कम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सीजीएम में से निकालना है तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने दिया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने दिया, तो आउट ऑफ दिस टेबल किस किस मेटल में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एनर्जी। ऊपर वाले तीनों से निकाल सकते हैं ना, क्या आप इसमें से निकाल सकते हो, क्या कैल्शियम में से आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन, नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको चाहिए 3.20 और आपने दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो उससे ज्यादा है, जितना आपने दिया उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। क्लियर हुआ बेटे। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आपने लाइट गिराई इतनी एनर्जी की, तो क्या आप प्लेटिनम में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। मान लीजिए 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपने दिया किसी मेटल सरफेस को, कौन सी को, मान लेते हैं सीजीएम को, तो बताइए कितनी एनर्जी को वो यूज करेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 2.14। कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बची हुई एनर्जी कहां जाएगी बेटे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। बोलो बात समझ आई कि नहीं। ये ठीक वैसी है जैसे मान लो आपको घर वाले सब्जी लाने के लिए रुपए दें, भाई 50 रुपए ले जाओ सब्जी लेके आओ, आप सब्जी लेने गए, आराम से जाओगे, आपको बोलेंगे 60 रुपए ले जाओ, 50 की सब्जी ले आना, 10 रुपए आप रख लेना, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी ना। आपको बोलेंगे 70 रुपए ले जाओ, 50 की सब्जी ले आओ, बाकी आपके, तो आपकी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी। अगर आपको बोलेंगे भाई 100 रुपए ले जाओ, 50 की सब्जी ले आना, 50 आपके, तो आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो आपको क्या बढ़ाने में काम आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के या स्पीड बढ़ाने के। बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो जितनी एनर्जी आप देंगे मेटल सरफेस को, उसमें से जितनी उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के चाहिए वो तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी में काम आएगा। जो बच गया वो किसमें काम आएगा बेटे, बताइए। सीजीएम का वर्क फंक्शन कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्लेटिनम का कितना, कैल्शियम का कितना, सोडियम का कितना, कॉपर का कितना। तो बताओ इस टेबल को देखकर आप पता लगा लो कि किसका कितना है वर्क फंक्शन। जनरली इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए वैल्यूज आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली वैल्यूज गिवन होती हैं, बट फिर भी 2-4 पता होनी चाहिए, कम किसकी है, ज़्यादा किसकी है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है।